तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, अब जो हम लेक्चर नंबर 2 अपलोड करने जा रहे हैं कि हम लोग जो है एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर जो है हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, ठीक है। और एनसीईआरटी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए जो है आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर जैसे ही हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, वहाँ पर जो है मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। मतलब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टाइप की जो वॉल्यूम है उसका नाम है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम होती क्या है? Volume is a volume of air inspired or expired during a normal respiration। मतलब ये वो वॉल्यूम है जो कि हम नॉर्मल रेस्पिरेशन के थ्रू इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, जो कि है ऑलमोस्ट 500 ml, ठीक है। अब हमें पता है कि एक बार ये होता है, और ब्रीदिंग हमें पता है हम लोग कितनी बार करते हैं, ऑलमोस्ट 12 to 16 टाइम्स। अगर हम लोग ब्रीदिंग 12 to 16 टाइम्स पर मिनट करते हैं, तो अगर उसी रेट के हिसाब से हम लोग 12 से 16 बार करेंगे तो एक मिनट के अंदर हमारा टाइडल वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 6000 to 8000 ml पर मिनट। आपको ये जितनी वैल्यूज हैं ये सब आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप की वॉल्यूम का। यह है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम लोग इंस्पायर करते हैं नॉर्मली 500 ml, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मतलब हम एडिशनली और कितना इंस्पिरेशन कर सकते हैं फोर्सफुली, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी हम लोग इंस्पायर करके कितना रिजर्व रख सकते हैं वॉल्यूम का, ठीक है। उसका एवरेज अगर निकाला जाए तो वो है 2500 to 3000 ml पर टाइम, नॉट पर मिनट। ये जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, मिनट के हिसाब से नहीं है, एक बार है, ठीक है। यानी आप एक बार में अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हो तो 2500 से 3000 ml एयर जो है अपने लंग्स के अंदर कैपेसिटी कर लोगे, ठीक है। थर्ड टाइप की वॉल्यूम को देखते हैं। अब ये जो वॉल्यूम की डेफिनेशन है, मैं इसे बार बार आपके पास क्यों बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसे समझा भी सकता हूँ। मैं बोल इसलिए रहा हूँ जिससे कि आपको जो है ये डेफिनेशन याद हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको पता है नीट के अंदर डायरेक्टली ये स्टेटमेंट उठा के रख दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उसके लिए आपको ये भी पता होनी चाहिए। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब आप नॉर्मल एक्सपिरेशन कितना करते हो? 500 ml का, ठीक है। अब हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको बोलते हैं कि आप जो है इसमें और कितना एक्स्ट्रा एक्सपायर कर सकते हो, ये हमारे टाइडल वॉल्यूम के साथ, तो इसी को ERV बोला जाता है। इसका जो एवरेज निकल के आता है वो होता है 1000 to 1100 ml। अब आप देख सकते हैं कि हम इंस्पायर तो बहुत सारा वॉल्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक्सपायर केवल कुछ ही वॉल्यूम कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि हमारे लंग्स में एक लेवल के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम तो होना चाहिए जो कि हमारा काम चला सके, उसी को हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि रिमेनिंग रहती है लंग्स के अंदर, चाहे हम कितना भी फोर्सिबली एक्सपायर कर लें। इसकी अगर एवरेज की बात करें तो वो होता है 1100 to 1200 ml। आई होप आपको जो है ये वॉल्यूम समझ आए होंगे सारे। अब इन्हीं वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। आइए इनको भी देख लेते हैं फटाफट। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं। ये जो आगे ऊपर लिखी है ये सब आपकी यूज की नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। जैसा कि नाम बता है आपको, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कितना आप जो है इंस्पायर करके अपने लंग्स के अंदर रख सकते हो। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक बार नॉर्मल एक्सपिरेशन किया। नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब क्या है कि आपने नॉर्मली एक बार एक्सपायरेशन कर दिया, 500 ml जो है आपके लंग्स के अंदर से निकल गया। अब उसके बाद जो है आप कितना इंस्पायर कर सकते हो मैक्सिमम, उसी को इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। यानी आपके लंग्स की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? वो होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। खैर इनको याद इतना करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप इसे समझ रहे हैं अच्छे से,
जब आप इसे समझ लेंगे तो इजीली आपको हमेशा याद ही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी वो वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। जैसा कि मैंने आपको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में बताया, पहले आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में आप पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं। नॉर्मली आप इंस्पिरेशन करेंगे 500 जो है ml आप एयर को इनसाइड लेंगे। उसके बाद जब आप उसे एक्सपायर कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हैं, उसी को हम लोग एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, वो होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा वॉल्यूम का ही खेल है यहाँ पर। आपको अगर रेजिडुअल वॉल्यूम क्लियर है और इन कैपेसिटीज की डेफिनेशन क्लियर है तो आप जो है अगेन इनके फॉर्मूलाज बड़े इजीली बना लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। आप नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं 500 ml, उसके बाद जो एयर आपके लंग्स में बची हुई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट इज ERV प्लस RV। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी की। वाइटल कैपेसिटी होती है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, मतलब आपने सबसे पहले क्या किया? फोर्स्ड एक्सपायरेशन, पूरा दम लगा के आपने जो अपने लंग्स के अंदर के जितने भी एयर है उसको बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं आप? आप फोर्सफुली इंस्पायर कीजिए, जितना आप एयर अपने लंग्स के अंदर ला सकते हैं वही आपके लंग की कैपेसिटी है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा RV रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। ठीक है, या फिर IRV को आप यहां पर चाहे तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। बाकी मेन फॉर्मूला तो आपका यही रह जाएगा। आपको पूछा भी जा सकता है कि इस फॉर्मूले में ही IRV की जगह वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम डाल देंगे पेपर में, तो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए। आई होप आपको जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी समझ आई होंगी। इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हाई रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहां से जो इस चैप्टर का पार्ट है वो मेजरली समझने का है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगा तो आप जो है इस लेक्चर में बोर होने लगेंगे, तो इससे बेटर है कि आप इसे ध्यान से एक एक लाइन जो मैं रिपीट करूं एनसीईआरटी की उसे ध्यान से सुने बिल्कुल, और इसे 2-3 बार देखिएगा लेक्चर को अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो। एल्वियोलाई जो है प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जैसा कि ये आपको पता है, ये हर बच्चे को पता है कि एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी साइट है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, जो एक्सचेंज होता है हमारे गैसेस का वो कहां पर अकर करता है? कहां पर? मेजरली ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में अकर करता है और एल्वियोलाई के बीच में करता है। यानी हमारा गैसेस का एक्सचेंज कहां कहां पर होगा? गैसेस का एक्सचेंज जो है हमारा 2 ही साइट पर होता है। पहला जो है वो है एल्वियोलाई जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, दूसरा होता है हमारा टिश्यूज। ठीक है, टिश्यू के अंदर होता है। एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई में होता है कि CO2 जो है वो बाहर जाती है। ये इंक्रीज नहीं लिख रहा हूं मैं, इसे बाहर, मतलब इसे जो सिंबल है ये मैं बाहर के लिए यूज कर रहा हूँ। CO2 बाहर जाती है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आती है। टिश्यूज के अंदर क्या होता है? टिश्यूज के अंदर होता है कि जो हमारी CO2 है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीजन जो है वो जो है अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए रख लेते हैं। तो ये 2 जगह गैसेस का एक्सचेंज होता है मेनली। आइए अब नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। ऑक्सीजन और जो CO2 है जो कि एक्सचेंज होती है इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यानी ऑक्सीजन और जो CO2 का एक्सचेंज हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है इन साइट्स पर। ठीक है, किस वजह से हो रहा है? वो हो रहा है प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से।
यानी प्रेशर का डिफरेंस आप ला रहे हो, कंसंट्रेशन का डिफरेंस ला रहे हो, तभी जाके जो है आपका ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, वेदर इट इज एल्वियोलाई और वेदर इट इज टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी जो है एक मेजर फैक्टर है जो हमारा एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का उसके अंदर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट कि आपकी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करती है, मतलब कौन सी गैस कितना ज्यादा सॉल्युबल है। जैसे कि CO2 जो है वो हमारी 20 to 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट या फिर एक्सचेंज है वो क्या होगा, फास्ट होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और भी ज्यादा तेज है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन थिक होगी उतना स्लो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन थिन होगी उतना फास्ट एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। तो इसीलिए जो आपने देखा है एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है काफी ज्यादा थिन होती है, इट इज लेस देन अ मिलीमीटर, ठीक है, जो कि डिफ्यूजन के अंदर यूज हो रही है। ये जो है कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि क्या इफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। कोई आपसे पूछे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रोसेस के थ्रू होता है, आपको याद होना चाहिए इट इज बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, बच्चों को पता नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंडिविजुअल गैसेस का, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है, रिप्रेजेंटेड बाय PO2 एंड PCO2। मैं आपको इसे और भी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। आपने जो है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर एक टर्म पढ़ी होगी पार्शियल प्रेशर, अगर आपको याद नहीं आ रही तो उसका पूरा नाम होता है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। आप जाके चाहें तो देख भी सकते हैं दोबारा से, उसे आपको याद आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर के अंदर क्या होता है, एक होता है हमारा टोटल प्रेशर। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कंटेनर है मेरा, इसके अंदर इसका जो टोटल प्रेशर है वो PT मैंने ले लिया। इसके अंदर मेरे पास दो गैसेज हैं, एक गैस है A, एक गैस है B। तो PA का कुछ प्रेशर होगा और PB का कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहां पर जो PA का प्रेशर होगा, ठीक है, उसे मैं क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर टोटल, और B का होगा उसे क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू प्रेशर टोटल, ठीक है। ये जो है दो तरीके से मैं पार्शियल प्रेशर लिख सकता हूं। आई होप आपको जो है ये समझ आ गया होगा। तो यहां पर ये यही बोल रहा है कि जो हमारे लंग्स हैं या फिर जो हमारी टिश्यूज हैं वहां पर दो गैसेस प्रेजेंट होती है, एक होती है ऑक्सीजन और एक होती है CO2, ठीक है। तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसके पार्शियल प्रेशर को हम लोग PO2 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा PCO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर जो है ये एक टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टेबल हमें पार्शियल प्रेशर इन मिलीग्राम ऑफ Hg ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर। हम लोग यहाँ पर एटमॉस्फेयर से डिफरेंट पार्ट्स को कंपेयर करेंगे कि उनका पार्शियल प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ किस जगह पर कितना है। तो बात करते हैं रेस्पिरेटरी गैस जो है हमारे पास दो है, ऑक्सीजन और CO2, मेजरली हम इन्हीं को कंसिडर करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है हमें पता है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए उसका जो कंसंट्रेशन है वो 159 होता है और CO2 0.3 होती है मात्र। एल्वियोलाई के अंदर बात करें, जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में आ गई है तो उसका पार्शियल प्रेशर 104 होता है। CO2 जो हमारे टिश्यूज से आ रही है उसका पार्शियल प्रेशर 40 होता है। हमें पता है कि लंग्स के अंदर हमारे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है एटमॉस्फेयर से, तभी तो हमारे लंग्स से जो CO2 है वो बाहर जाती है। कहां पर, एटमॉस्फेयर के अंदर। ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स के अंदर कम है, इसी एल्वियोलाई के अंदर कम है एटमॉस्फेयर से। देखो एटमॉस्फेयर में 159 है और एल्वियोलाई में 104 है, इसीलिए जो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन आती है और जो हमारा CO2 है एल्वियोलाई से हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, इसी चीज को प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड से पहले मैं बात करूंगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड का, क्योंकि जैसे ही हमारा जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से डायरेक्टली जो हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, वो डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जाता है ऑक्सीजन। तो 104 से देख सकते हो 95, यानी हमारे लंग्स के अंदर स्टिल कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती ही है, ठीक है। तो 104 से कितने पे आ गया, 95 पे आ गया, ठीक है। अब टिश्यूज में हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या हो जाती है, पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाती है, इसीलिए 95 से जो इसका पार्शियल प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, ठीक है।
अब CO2 की बात करते हैं। CO2 की बात हम लोग करेंगे टिश्यूज से, ठीक है। हमें पता है टिश्यूज में CO2 जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हम लोग ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो हमारे पास जो है CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अब CO2 जो है टिश्यूज से कहां पर आएगा, टिश्यूज से आएगा हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहां जाएगा, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू कहां पर पहुंच जाएगा, हमारे लंग्स के एल्वियोलाई के पास पहुंच जाएगा, और एल्वियोलाई से जो है ये बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इस तरीके से जो है ये साइकिल घूम रही है। आपको आई होप ये जो है क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर बात करें इनके वैल्यूज की, तो वैल्यूज आपको डायरेक्टली मेमोराइज ही करनी पड़ेगी, पेपर में गलत नहीं होनी चाहिए ये वैल्यूज। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमने बात की ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, सिमिलरली जो है एक ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है CO2 के लिए भी अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, ठीक है। ऐसा ही प्रेशर ग्रेडियंट जो मैंने आपको पीछे प्रेशर ग्रेडियंट समझाया ऑक्सीजन में, जिस वजह से एल्वियोलाई से जो है वो टिश्यूज तक आ रही है, उसी तरीके से टिश्यूज से ब्लड के बीच में भी जो है ये एक हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है जो कि अपोजिट होता है, एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, ठीक है। एज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 is 20 to 25 times higher than oxygen। देखो जैसा मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to oxygen। यहाँ पर जो मैंने एनसीईआरटी लाइन रिपीट की है, ये आपको मेजर बच्चों को समझ नहीं आई होगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो हमारे CO2 का अमाउंट है जो कि डिफ्यूज कर रहा है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से, पार्शियल प्रेशर जो है उसका काफी ज्यादा है ऑक्सीजन से, ठीक है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। अब जो हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो कितने लेयर से बन के मिला होता है, वो मेजरली हमारे 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है। मैंने आपको फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं सिंपल डिफ्यूजन को, वो मैंने आपको बता रखे हैं। वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पहला, और दूसरा है हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जितनी मोटी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन उतना स्लो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहां पर जो है हमारे पास 3 मेम्ब्रेन होती है। आइए उन तीनों को समझते हैं, ठीक है। पहली होती है थिन स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम होती है और वो क्या होती है, थिन होती है। ये जो है एल्वियोलाई की जो आप ये सरफेस देख रहे हैं, ये किससे मिलके बनी है, ये जो है हमारी एल्वियोलर वॉल है, 1 सेल्ड थिक होती है ये, ठीक है, 1 सेल्ड थिक। यही जो है हमारी स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। किससे, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। द एंडोथेलियम, अब जो सेकंड जो हमारी मेम्ब्रेन है वो है द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। अब जो ये हमारी एंडोथेलियम है, ये जो हमारे एल्वियोलाई के अंदर एक लेयर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये सेकंड लेयर हो गई। और जो लास्ट है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये येलो कलर से मार्क्ड है यहाँ पर, ये क्या है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट सब्सटेंस लिखा है यहाँ पर, बट आप बेसमेंट मेम्ब्रेन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एल्वियोलाई के अंदर देखो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104, CO2 का कितना है, 40। एटमॉस्फेयर में आपको ऑलरेडी पता है कि एटमॉस्फेयर में जो है आपको ऑलरेडी पता है कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 159 है, और CO2 का है वो कितना है, 0.3। तो हमें पता है कि CO2 निकल के कहाँ जाने वाली है, बाहर जाने वाली है, क्योंकि अंदर जो है ज्यादा है, बाहर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाता है, और ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है तो वो अंदर आएगी। अब किस तरीके से जो है ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जा रही है, देखो ब्लड वेसल्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 40 है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कम है, तो ऑक्सीजन फिर यहाँ से कहाँ आ जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स के अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, हमारे एल्वियोलाई के अंदर। इस तरीके से जो है आपको डिटेल में पता होना चाहिए किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। और आपको डिटेल में नहीं पता, आपको बहुत दिक्कत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप पढ़ तो लोगे लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। हाउएवर दिस टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। मैंने आपको बताया ही था कि जो टोटल थिकनेस होती है वो लेस देन मिलीमीटर, एक सिंगल मिलीमीटर से भी कम होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन। सभी के सभी फैक्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, फेवरेबल हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज।
एंड ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एल्वियोलाई से कहाँ होता है, टिश्यूज। ठीक है, CO2 का कहाँ होता है, टिश्यूज से कहाँ होता है, वो एल्वियोलाई। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किस तरीके से होती है। अब यहां से नेक्स्ट जो 2 PPT आएगी दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, उनसे 99% क्वेश्चन आता है, अगर नहीं भी आता तो वो कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड जो है मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन और CO2 का। ब्लड के थ्रू जो है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, आपको ये याद रखना है। अब कितना कितना होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। 97% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, RBC के थ्रू होती है। ठीक है, ऑक्सीजन का लिख लेते हैं, 97% कौन कर रहा है, RBC कर रहा है। RBC के अंदर क्या लगा हुआ है, हीमोग्लोबिन, जो कि कर रहा है। अब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, 97% RBC कर रही है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है। द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। जो 3% बचा हुआ है वो कौन कर रहा है, ब्लड के अंदर ही एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। CO2 का 20 से 25% जो है RBC के थ्रू होता है, 20 to 25% RBC के द्वारा हो रहा है। ठीक है, वेयर एज 70% कैरिड एज बाइकार्बोनेट। अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि बाइकार्बोनेट आयन क्यों बोल रहा हूं मैं, बाइकार्बोनेट आयन तो HCO3- होता है। अब ये जो HCO3- है ना, आयन है ना, यही आपका आगे जाके क्या कर जाएगा, CO2 + H2O के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, CO2 + H2O के अंदर बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन द एल्वियोलाई। अब ये चीज जो है अभी हम लोग आगे उन 2 PPTs में समझने वाले हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। बचे हुए जो हमारे 7% CO2 है वो कैसे कैरी होते हैं, थ्रू द प्लाज्मा। ठीक है, आप जोड़ के देख लो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया। आप जो है डायरेक्टली चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, रेदर देन कि आप पैराग्राफ को पढ़ें। आप NCERT में साइड में लिख सकते हैं जिससे कि आपको समझ के रिवाइज करने में आसानी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। जब भी मैं आपको NCERT पढ़ाता हूँ, आप अपने सामने NCERT खोल के बैठिए और एक एक चीज जो भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊं वो चीज आप उसमें नोट करते जाइए। ये PPT काफी इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन जो है एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ये बात सबको पता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, RBC के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन जो है बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप अभी रिवर्सिबल मैनर वाले वर्ड पे ध्यान मत दो, इसी पे ध्यान दोगे कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस ये ध्यान रखो, ऑक्सीजन जो है बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो मैं पिछली वाली PPT में लिख देता हूं, ऑक्सीजन जब भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे जो है आप छोटी छोटी चीजें अपनी NCERT में ऐड करते जाओ और एंड डेट आप देखोगे जब आप अपनी NCERT को रिवाइज करोगे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, ईच हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये मैंने आपको पीछे ऑलरेडी बता दी। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड कलर से जो मार्क्ड है, जो हमारी बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन के साथ विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। हमारी ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग है, हमारी जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन की, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ये उस लाइन ने कहा है आपको। सबसे पहला उसने बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही कम है उस जगह तो बाइंडिंग तो हो ही नहीं सकती। सेकंड है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है H+ कंसंट्रेशन। ठीक है, H+ कंसंट्रेशन। एंड जो लास्ट है वो है टेम्परेचर। ठीक है, इसी को रिलेट करके हमने एक ग्राफ बना रखा है यहां पर। जब हम लोग इन्हीं फैक्टर्स का इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, यहां देखो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब कितना हीमोग्लोबिन जो है बाइंड कर जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, उसके रिलेशन में हमने ग्राफ बनाया है। और उसके साथ साथ कैसे कैसे हमारे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, उसके लिए हमने एक पूरा प्रॉपर ग्राफ प्लॉट किया है। तो हम देख रहे हैं कि एक सिग्मोइड कर्व जो है वो ऑब्टेन हो रहा है जब हम लोग परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड।
ये जो है एक एस शेप ग्राफ है, ठीक है, इसको हम लोग सिग्मोइड कर्व कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसे क्या कहते हैं, सिग्मोइड कर्व। किसके बीच में है, ऑक्सीजन के बीच में है, ये याद रखना, ये पेपर में पूछ लिया था, दिस इज एन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारा किसके साथ बाइंड कर रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बनाना है, क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये मैंने एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स थे, उनको मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रखा है, जिससे कि आपको पॉइंट वाइज जो है चीजें क्लियर हो सके। बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है ये। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जैसा पता है आपको, एंड इज हाई यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर लाइक PCO2 H+ कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग में इफेक्ट डालते हैं, वो है PCO2 H+ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड जो है हमारा PO2, ठीक है। तो उन सब का इफेक्ट जो है ये ग्राफ बताता है। यहां पर जाके देखोगे ना, ये ग्राफ पूरा सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। अब इससे ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड कर ही नहीं सकती, ठीक है। इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर जहां पर हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर CO2 का लेस है यानी कम है, वहां पर कम H+ कंसंट्रेशन है और जो कम टेम्परेचर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये फेवरेबल हैं, जिनसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी क्या, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन जो है ज्वाइन करे और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना ले, ठीक है। ये कहां पर हो रहा है, एल्वियोलाई के अंदर। यानी हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए, कम, H+ कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। जब ये सारी चीजें इस अकॉर्डिंग काम करेगी तो हमारा ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन तभी बनेगा। और ये सारी कंडीशन फेवरेबल हमें कहां पर मिलती है, ओनली एंड ओनली इन एल्वियोलाई, ठीक है। आप इस चीज को जरूर से नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में कहीं पे भी साइड में पेज चिपका के नोट करें। वेयरएज अब अगर हम लोग बात करते हैं टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज के अंदर क्या होता है, लो PO2 है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है, हाई PCO2 है, जो पार्शियल प्रेशर CO2 है वो ज्यादा है, हाई H+ कंसंट्रेशन है, H+ कंसंट्रेशन है ज्यादा, हाईयर टेम्परेचर है। तो ये कंडीशंस क्या फेवरेबल कर रही है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। अब जैसा कि हमें पता है एल्वियोलाई के अंदर हमारा HbO2 तो बन रखा है, ठीक है, बट इसी HbO2 को हमारे टिश्यूज पे जाके टूटना भी तो है, जिससे कि हीमोग्लोबिन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए, हम लोग ऑक्सीजन को यूज कर सकें C6H12 को तोड़ने के लिए, है ना। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए ना, तो पहले इसको तो अलग करना पड़ेगा। तो इसको अलग करने के लिए हम जो कंडीशंस है उसको उल्टा कर देते हैं। इन कंडीशंस को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले हमें बताया PO2 क्या है, ज्यादा होना चाहिए, हम उसी को कम कर देते हैं। टिश्यूज के अंदर क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये टिश्यू के अंदर हो रहा है जो भी हो रहा है। टिश्यूज के अंदर जो हमारा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का कम हो जाता है। सेकेंडली देखें, पार्शियल प्रेशर जो हमारा CO2 का होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। टिश्यू के अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो है H+ कंसंट्रेशन, जो कि कम थी एल्वियोलाई के अंदर, अब हम लोग यहां क्या कर देंगे, इंक्रीज। इंक्रीज इसलिए कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग टूट जाए और वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर सके और बगल में जो है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी हमें देके चली जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग टेम्परेचर अगर एल्वियोलाई में कम था तो टेम्परेचर यहां पर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये जो मैंने एनसीईआरटी को बिल्कुल खोल के आपको समझा दिया है, इससे अच्छा आई डोंट थिंक सो कोई आपको समझा सकता है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो है यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑक्सीजन जो हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड है लंग सरफेस पे, वो क्या कर रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है टिश्यू पे। ये लाइन यहाँ पर यही कह रही है कि जो हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है लंग सरफेस पे, वो कहां जाकर टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है टिश्यूज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना है। प्रत्येक 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर कंडीशंस बदलोगे तो अलग अलग चीज होगी, ठीक है। बट याद रखना है 100 ml से 5 ml ही ऑक्सीजन हमारा पहुंच पाता है टिश्यूज तक। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अब हम लोग देखेंगे जो CO2 है वो कैसे कैरी होता है हीमोग्लोबिन
CO2 is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin। जो 20 से 25% है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की तरह ट्रांसपोर्ट होता है। इस बाइंडिंग को हम लोग रिलेट कर सकते हैं टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि हमारा पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का वो ज़्यादा होता है टिश्यूज़ के अंदर, इसीलिए वो जो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाकर जो है ट्रांसपोर्ट होता है। PO2 जो है एक मेजर फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है इसकी बाइंडिंग को, क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन का भी जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कुछ तो होता ही है, तो इस वजह से जो है वो इफेक्ट करता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को। जब हमारा PCO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो हाई होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है टिश्यूज के अंदर, तो जो तो है ज़्यादा बाइंडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। वेयर एज जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से एल्वियोलाई के अंदर, तो वहाँ पर जो है डिसोसिएशन हो जाता है हमारे CO2 का कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पीछे ट्रांसपोर्ट इन ऑक्सीजन बताया था उसी तरीके से यहाँ ट्रांसपोर्ट इन CO2 है, बस उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टिश्यूज के अंदर अगर CO2 का प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर बाइंडिंग होगी, एल्वियोलाई के अंदर कम है तो वहाँ पर जो है डिसोसिएशन हो जाता है। दैट इज CO2 जो है जो कि बाउंड होता है हीमोग्लोबिन से टिश्यूज में, वो कहाँ पे डिलीवर होता है, एल्वियोलाई में। ठीक है, CO2 कहाँ पे बाइंड होगा हीमोग्लोबिन से, टिश्यू के अंदर, और कहाँ डिलीवर होगा, एल्वियोलाई के अंदर। ऑक्सीजन कहाँ बाउंड होगा हीमोग्लोबिन से, एल्वियोलाई के अंदर, और डिसोसिएशन कहाँ होगा, टिश्यूज के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। अब जो RBC है वो क्या करता है, बहुत ही हाई कंसंट्रेशन होती है उसके अंदर एक एंजाइम की जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और कुछ माइन्यूट क्वांटिटीज में जो है प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर भी ये एंजाइम। ये एंजाइम का काम क्या है, सबसे पहले ये समझो। एंजाइम जो है फैसिलिटेट करता है इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन बहुत ही तगड़ी है और इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। CO2 H2O के साथ ज्वाइन करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लगता है H2CO3। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर से लगता है इसे बाइकार्बोनेट प्लस H+ में तोड़ने के लिए। ये जो काम है ना ये टिश्यूज के अंदर हो रहा है, याद रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का काम टिश्यूज के अंदर हो रहा है। टिश्यूज के अंदर इसको इस फॉर्म में लाया गया, उसके बाद फिर से हमारे पास टिश्यू साइट है, वहां पर जो पार्शियल प्रेशर है हमारे CO2 का वो क्या होता है, हाई, ड्यू टू कैटाबोलिज्म की वजह से जो हमारा CO2 है वो डिफ्यूज करता है ब्लड के अंदर RBC एंड प्लाज्मा के रूप में। ठीक है, RBC और प्लाज्मा के द्वारा जो है CO2 डिफ्यूज कर जाता है ब्लड के अंदर और बनाता है HCO3- और H+। ये कहां पर बन रहा है, ब्लड के अंदर। ये चीज कहां पर बन रही है, ब्लड के अंदर बन रही है, HCO3 और H+। अब जैसे ही ये सारी चीजें एल्वियोलर साइट पर पहुंचती हैं, वहां पर PCO2 हमें पता है लो है, तो जो रिएक्शन है वो क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करने लगती है, और प्रोसीड करके जो ये हमारे पास फिर से जो रिएक्शन है पूरी इस डायरेक्शन में चलेगी एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर ये रिएक्शन पूरी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है, जिस वजह से फॉर्मेशन होता है CO2 का और H2O का। दस CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट आयन एट द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पर हम लोग CO2 को किस तरीके से ट्रैप करते हैं, ये याद रखना। टिश्यू लेवल पर हम लोग CO2 को ट्रैप कर लेते हैं HCO3- आयन की फॉर्म में। ठीक है, और उसी चीज को एल्वियोलाई में लाकर हम लोग वापस डिसोसिएट करा के HCO3- से क्या बना देते हैं, CO2 बना देते हैं। इन दोनों में ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लगता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to alveoli। यहाँ याद रखना यहाँ deoxygenated है और 4 ml जो है ये सप्लाई करता है एल्वियोलाई को 100 ml of deoxygenated blood। आई होप आपको जो है ये समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरीके से रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है। जैसा कि हमें पता है ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके पास एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी है जिससे कि जो है वो अपने रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टिश्यूज डिमांड। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है, अगर हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन काफ़ी स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली मेंटेन कर रही होती है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड सेंटर्स जो हैं हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जहां पर जो है रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है। सबसे पहले रीजन की बात करें तो वो है मेड्यूला रीजन जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं। वो क्या करता है, प्राइमरली क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राइमरली और सेकेंडरली में क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा। प्राइमरली जो है मेड्यूला रीजन जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा सेंटर जो कि प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन के अंदर, एक होता है मेडुला के अंदर, दूसरा होता है पॉन्स के अंदर।
जिसे हम लोग न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। वो क्या करता है? मॉडरेट करता है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, मतलब कब कितना इंस्पिरेशन लेना है, कब कितना एक्सपिरेशन लेना है, ये सब पॉन्स के अंदर कंट्रोल में आता है। न्यूरल सिग्नल्स जो इस सेंटर से आते हैं वो क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन देयर बाय रेस्पिरेटरी रेट। मैंने आपको जैसा कि बताया कि कब कितना बड़ा इंस्पायर करना है, कितना ज्यादा इंस्पायर करना है, कब कितना कम इंस्पायर करना है, वो कौन मॉडरेट करता है? पॉन्स रीजन मॉडरेट कर रहे होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा क्यूमो सेंसिटिव एरिया है वो सिचुएटेड होता है एडजेसेंट टू रिदम सेंटर। थर्ड सेंटर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कीमो सेंसिटिव एरिया वो रिदम सेंटर के ही बगल में सिचुएटेड होता है, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन से। जैसे ही हम लोग इन सब्सटेंसेस को इंक्रीज करते हैं, ये जो है सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, जो कि अगेन सिग्नल भेजता है रिदम सेंटर के पास। ये सेंटर खुद से कुछ भी नहीं करता, बस सेंस करने का काम है इसका। हाइड्रोजन और CO2 की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी इस रीजन में, ये क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा रिदम सेंटर के पास, जिससे कि रिदम सेंटर जो है नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा अपने रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर, जिससे क्या होगा? ये CO2 और जो H+ कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, रिसेप्टर्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं हमारे आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी। ये दो आर्टरी होती है, रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में। क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन और सेंड करती है नेसेसरी सिग्नल्स को रिदम सेंटर के पास, जिससे कि रेमेडियल एक्शंस लिए जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑक्सीजन का रोल है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ऑक्सीजन का कुछ डिपेंडेंसी नहीं है रेगुलेशन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं डिसऑर्डर्स को लेकर। डिसऑर्डर्स ज्यादा नहीं है, कम ही है रेस्पिरेटरी से। सबसे खतरनाक चीज वो है अस्थमा, ठीक है, इसे हिंदी में लोग दमा भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी होने लगती है। इससे क्या होता है? वीजिंग आती है, सीटी बजने लगती है। जब आप सांस को इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं अपने लंग से, तो वीजिंग होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी और ब्रोंकायोल्स। इन दो चीजों से क्या होता है? आपको इन्फ्लामेशन होने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फाइसीमा की। एम्फाइसीमा क्यों होता है? जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, इसीलिए स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, जिसके थ्रू जो एल्वियोलर वॉल्स हैं वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से जो अच्छे से ऑक्सीजन जो है वो नहीं जा पाएगा हमारे ब्लड के अंदर, और जो टिश्यूज हैं वो डिवॉइड हो जाएगी ऑक्सीजन से, और फिर धीरे धीरे टिश्यूज खत्म होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। वो लोग जो कि कुछ हजार्डस जगहों पर काम करते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग। ग्राइंडिंग और जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर इतना सारा डस्ट प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा एक्टिव रहता है इस सिचुएशन को लेकर। लॉन्ग एक्सपोजर अगर हम लोग इन चीज़ों को दे, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, जिसको प्रोलिफरेशन भी हो सकता है, फाइब्रोसिस वगैरह। आई होप आपको जो है चैप्टर समझ आया होगा।